गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल तक जो लेक्चर देखा उसमें हमने यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम कैसे ज्ञात करते हैं वो पढ़ा। उन स्ट्रक्चर्स पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ा कि जो पीक हमें मिलती है उस पर क्या क्या चीज़ उस पर असर कर सकती है, वो कैसे शिफ्ट दिखाती है, सॉल्वेंट का प्रभाव, कार्बोनिल्स, ये सब हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। इससे आगे अब हम चलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अनुप्रयोग। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है, हम किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना में ये पता लगा सकते हैं कि उसमें जो कार्बोनिल समूह उपस्थित है या कोई और समूह जो संयुग्मन में उपस्थित है उसके द्वारा लैम्डा मैक्स की शिफ्ट कहाँ पर हो सकती है। इस अगर ये भी देखा जा सकता है कि जो पहले से एस्टैब्लिश्ड लैम्डा मैक्स है और हमने इंस्ट्रूमेंट से लैम्डा मैक्स निकाली है, तो वो लैम्डा मैक्स अगर आपस में मैच कर जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये पहले से ज्ञात मॉलिक्यूल ये है। इसे कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम, जैसे हमें किसी मॉलिक्यूल की पहले से किसी मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स पता है 450 नैनोमीटर, हम एक नया दिया गया मॉलिक्यूल है उसकी हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं और वो भी 450 पे पाई जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पदार्थ है वो पहले से एस्टैब्लिश्ड लैम्डा मैक्स वाला ही पदार्थ है। इसे कहते हैं हम फिंगर प्रिंटिंग, अंगुली मुद्रण विधि। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं हम अंगुली मुद्रण विधि। तो पहली एप्लीकेशन, हम किसी भी मॉलिक्यूल की लैम्डा मैक्स को कोरिलेट करके उस मॉलिक्यूल का पता लगा सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड का भी हम पता लगा सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से जो लैम्डा मैक्स है वो हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है, हमने पढ़ा था कि ये जो पीक है ये अगर कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो इसे कहते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णापकर्षी। उसका कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं जिस ऑर्बिटल में, उसकी ऊर्जा स्थायी हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो अब n से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट होने के लिए और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। अधिक ऊर्जा यानी लैम्डा कम, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। पाई स्टार n पाई, तो ये जो n है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सपोज़ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसके जो n इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए जो n है वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन है वो हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिएगी या लैम्डा का मान कम चाहिएगा, तो हमें वो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाई देता है। दूसरा अनुप्रयोग, हम हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति का ज्ञान कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में अगर इसकी नॉर्मल पीक 240 होनी चाहिए लेकिन हमें 235 पर मिल रही है, इसका मतलब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हुई है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस, इसको भी हम इसके विधि के द्वारा पता लगा सकते हैं कि जहाँ पर ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेवलेंथ शिफ्ट दिखाई देगा आपको विपक्ष स्टिल्बिन और समपक्ष स्टिल्बिन में। विपक्ष में हायर वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब कर रहा है यानी ऊर्जा कम चाहिए, और समपक्ष में ये लोअर वेवलेंथ पर है। उसका कारण क्योंकि यहाँ पर इस तरह से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एटम्स इस तरह से हैं कि उनमें आपस में ही प्रतिकर्षण होता है, ये अस्थायी होता है। प्रतिकर्षण की वजह से इसमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए, तो वो लोअर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है। जबकि जो विपक्ष है वो एटम्स दूर दूर हैं, उनमें प्रतिकर्षण नहीं है, तो वो नॉर्मल रेंज दिखाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, किसी भी मात्रात्मक विश्लेषण यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो
मात्रात्मक से मात्रा से तात्पर्य है कि कोई भी पदार्थ कितनी मात्रा में उपस्थित है, कितना ग्राम प्रेजेंट है या कितना ml प्रेजेंट है, वो पता लगाया जा सकता है। जबकि गुणात्मक में हम सिर्फ ये पता लगा पाते हैं कि वो पदार्थ क्या है। अब मात्रात्मक विश्लेषण में क्या करते हैं हम कि पहले से ज्ञात है पदार्थ, लेकिन उसकी मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम उसी पदार्थ के अलग अलग विलयन बना लेते हैं, अलग अलग सांद्रता के विलयन बना लेते हैं और उन अलग अलग सांद्रता के विलयनों का हम ऑप्टिकल डेंसिटी इंस्ट्रूमेंट में उनके अवशोषण हम निकाल लेते हैं। तो और ग्राफ खींचते हैं हम किस किस के बीच में, प्रकाशीय घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं इसे हम, ओडी वर्सेस कंसंट्रेशन, ओडी वर्सेस कंसंट्रेशन में हम ग्राफ खींचते हैं, तो हमें इस तरह से ग्राफ प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन। अब जो अज्ञात पदार्थ है उसकी कितनी मात्रा है नहीं पता पड़े तो उसका हम सॉल्यूशन लेकर के उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र कर लेते हैं और इस ग्राफ में जहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी मिली है, सपोज़ यहाँ मिली है, तो यहाँ पर हम उस पर लंब डाल देते हैं इस तरह से और फिर उसके बाद में उसको यहाँ खींचते हैं तो हमें उस दिए गए पदार्थ की सांद्रता कितनी है वो पता चल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग है आणविक भार का निर्धारण, मॉलिक्यूलर वेट भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का इस फॉर्मूले के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। 1% हम उसका सॉल्यूशन बना लें, उसकी हम अवशोषणांक निकाल लें, तो अवशोषणांक के आधार पर हम इसकी ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी आणविक भार निकल सकता है। दूसरा, किसी भी पदार्थ कितना शुद्ध है उस पर भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर पदार्थ शुद्ध है तो हमें उसकी एक पर्टिकुलर इस तरह से पीक मिलेगी और अगर पदार्थ अशुद्ध है तो उसकी हमें इस तरह से टूटी हुई और कई सारी और पीक्स ग्राफ में मिलती है। ग्राफ हम किसके बीच में खींचते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी वर्सेस लैम्डा वेवलेंथ। तो जहाँ पर पदार्थ सबसे अधिक अवशोषित करता है वो उसकी लैम्डा मैक्स कहलाती है, लेकिन इसके अलावा भी और अगर बारीक पीक्स हैं इसका मतलब वो पदार्थ फ़िलहाल अशुद्ध है, उसे शुद्ध करने की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम संयुग्मन की सीमा का भी पता लगाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉलिक्यूल है ये जिसमें n नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स प्रेजेंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये नंबर n जितना बढ़ता जाएगा अवशोषित होने वाली लैम्डा मैक्स की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, यानी कम ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिट होने में कम ऊर्जा की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अगर एक यूनिट है तो ये सब सिर्फ एक ही संख्या में उपस्थित है, लेकिन एक से ज़्यादा यूनिट है तो इन सिग्मा पाई स्टार और पाई, तो सिग्मा स्टार पाई स्टार ऑर्बिटल्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। उसकी वजह से उनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांजिट होने में और एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स में जाने में ऊर्जा का अंतर होता है। अब यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता कम है, इसलिए ये लैम्डा अधिक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं हम। चलावयवी समावयवी, इसका भी हम पता लगा सकते हैं इस माध्यम के आधार पर कि जो अगर साम्य है वो साम्य किस तरफ विस्थापित होगा वो स्पेक्ट्रम के आधार पर पता लगाया जा सकता है। आप स्पेक्ट्रम लें और समय के साथ में जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो अगर एक जगह पर पीक की एप्सिलॉन वैल्यू जो उसकी इंटेंसिटी होती है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी इंटेंसिटी, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पता चलता है टाइम के साथ इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है, ये इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इसके आधार पर हम इसमें जो साम्य विस्थापित हो रहा है उसका भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद में कुछ इसके अनुप्रयोग के उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक मॉलिक्यूल क्लोरल हाइड्रेट है जिसका कि अवशोषणांक 290 पर नैनोमीटर पर होता है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट अगर हेक्सेन में है तो ये लैम्डा मैक्स डिफरेंट होगी।
क्लोरल हाइड्रेट अगर जल में लिया है तो लैम्डा मैक्स लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये बताता है कि इसने जल के साथ में इस मॉलिक्यूल ने कुछ संगुणन किया है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। अगर वाटर में हमने इसको ले लिया है तो लैम्डा मैक्स कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो ये बताता है कि ये क्लोरल हाइड्रेट जल के साथ इस तरह से अणु बना लेता है। दो समावयवी हैं तो उनका भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से पता लगा सकते हैं। दो समावयवी क्या क्या हैं, जिसके लिए लैम्डा मैक्स का मान और एप्सिलॉन का मान आप यहाँ देख सकते हैं 235 पे, और यहाँ जबकि जो दूसरा है उसका 220 पर अवशोषण मिलता है। तो अलग अलग जगह अवशोषित सेम मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब उसमें कोई और समावयवी उपस्थित है जिसका कि अवशोषणांक डिफरेंट है। ये सारी एप्लीकेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोस्कोपी की हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना का पता लगाते हैं जिसमें कि असंतृप्त डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या n इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो ऊर्जा के द्वारा अवशोषण होकर के उन इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग ऊर्जा लेवल में ट्रांजिशन होता है, और उसके आधार पर हम उस मॉलिक्यूल में उपस्थित विभिन्न